C4 साइकिल, ठीक है। इसको हम लोग हैच एंड स्लैग साइकिल भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हैच एंड स्लैग साइकिल, राइट। तो सबसे पहले तो ये समझो बेटा कि ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है, ये डार्क रिएक्शन का एक अल्टरनेटिव पाथवे है। कुछ पौधे ऐसे थे जिनके अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ फोटो रेस्पिरेशन का, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कुछ रास्ता को चेंज किया और एक एडिशनल साइकिल चला उसके साथ। C3 तो होगा ही होगा, ग्लूकोज जहाँ भी बनता है C3 तो होता ही होता है, बिना C3 का कुछ काम नहीं होने वाला है, C3 साइकिल होगा। पर जब C4 साइकिल चलेगा तो कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस 2 बार होगी। क्यों? क्योंकि एक तो C3 साइकिल में कार्बोक्सिलेशन होता ही था और एक और भी कार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट में क्या होता है कि जो C3 साइकिल होता है उसमें जो ओनली प्लांट जो C3 साइकिल के द्वारा ग्लूकोज बनाता था, वहां पे क्या था, रूबिस्को एंजाइम मीजोफिल सेल में पाया जाता था। अब रूबिस्को का डुअल नेचर के वजह से मीजोफिल सेल में लाइट रिएक्शन से ऑक्सीजन बनता था, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ने से फोटो रेस्पिरेशन होता था। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए रूबिस्को को बंडल शीथ सेल में रखा गया है। तो C4 प्लांट में रूबिस्को जो होता है वो बंडल शीथ सेल में पाया जाता है। अच्छा, तो इसलिए C4 जो भी साइकिल होते हैं उसमें 2 सेल इन्वॉल्व होता है। ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होता है वो बंडल शीथ सेल में होगा, है ना। तो देखो यहां पे 2 सेल कैसे मैं दिखाता हूं, देखो एक ऊपर में सेल मान लेते हैं, इसको मैं मान ले रहा हूं पहला सेल, ठीक है, और दूसरा सेल नीचे एक बना ले रहा हूं यहां पे, ठीक है। ये एक और भी सेल है बेटा, इसको हम लोग बोल रहे हैं मीजोफिल सेल, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल, ठीक है। अब मीजोफिल सेल में क्या हुआ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री किया, CO2 आया, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले एक्सेप्ट करता है पेप, इसको बोलते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट करेगा तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, और एक कार्बन इधर से हो गया कार्बन में से, तो 4 कार्बन का कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बाद में रिड्यूस होकर के बन जाएगा मैलिक एसिड में, ठीक है। मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ पे, बंडल शीथ सेल में, थ्रू द प्लाज्मोडेजमाटा। प्लाज्मोडेजमाटा होता है ना बीच में, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, उसके द्वारा जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो अब ये मैलिक एसिड आ गया यहाँ पे, तो ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। तो ये पहला जो कंपाउंड बना है इसमें 4 कार्बन का, इसलिए इसको हम लोग C4 साइकिल बोलते हैं। अब ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होकर इधर आ गया। अब मैलिक एसिड में जो है उसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी इसका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, तो CO2 बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसमें 4 कार्बन में 3 कार्बन बचा, वो बन गया पायरुविक एसिड, ठीक है, ये बन गया पायरुविक एसिड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम बैठा हुआ है, ये रूबिस्को इसको क्या करेगा, कैल्विन साइकिल में लेकर के जाएगा, ठीक है। तो ये जो रूबिस्को था पहले क्या था, C3 प्लांट में क्या होता था, ये रूबिस्को यहाँ पे होता था C3 प्लांट में। अभी ये रूबिस्को किधर है, बंडल शीथ सेल में। क्यों? क्योंकि बंडल शीथ सेल में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ने वाला है। रीजन यहाँ पे ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट तो है, स्ट्रोमा है, डार्क रिएक्शन तो होगा लेकिन लाइट रिएक्शन नहीं होगा, ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है। और यहाँ पे ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है तो थिलाकॉइड मेम्ब्रेन रहेगा तो लाइट रिएक्शन होगा। तो फोटोसिंथेसिस के समय में आपको पता है कि लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन भी बनता है, तो ऑक्सीजन इधर बनेगा नहीं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, इधर से इधर ट्रांसपोर्ट करके लेके चला गया, है ना। अभी इधर ऑक्सीजन नहीं है तो ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं करेगा रूबिस्को, बराबर है, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको देखो यहाँ पे ला करके छोड़ दिया, इसके लिए पूरा का पूरा ये एडिशनल पाथ पे चल रहा है। फिर ये पायरुविक एसिड चला जाएगा, ठीक है, ये 3 कार्बन का जो बचा ना पायरुविक एसिड में, एक कार्बन तो बाहर निकल गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड ये आया था इसको लेकर के इधर बाहर लाया, ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड आ गया, ठीक है, बराबर। अब ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, और यहाँ क्या होगा, ATP टूटेगा और बनाएगा
पी प्लस 2 PI, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब एक AMP टूटता है और एक ATP टूट के AMP बनाता है तो उसको हम कंसिडर करते हैं 2 ATP के बराबर, ठीक है, क्योंकि एक ATP से 7.5 किलो कैलोरी एनर्जी निकलता है। अभी ये AMP में बन गया तो 2 फॉस्फेट बॉन्ड टूट गया तो उतना ही एनर्जी देगा जितना 2 ATP। सो यहाँ एक्चुअली में एक ही ATP का यूज होता है, बट इसको हम 2 ATP कंसिडर करते हैं। क्यों बोलता है सेल ऐसा क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे ATP की कमी होती है, इसलिए एक ही ATP से उतना एनर्जी ले लेता है, उसके 2 फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ देता है ना। तो इमरजेंसी केस में ऐसा किया जाता है और बाकी सब इसके पीछे लॉजिक जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे देखो मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड की जो प्रोसेस हुआ इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिडक्शन। क्या हुआ बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है, ये हो गया रिडक्शन। और इधर क्या हुआ? डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, यानी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहां पे रिडक्शन में क्या होता है? NADPH गया, एक NADPH और यहां एक NADPH निकला, एक NADPH निकला, बराबर। तो एक NADPH कंज्यूम हो गया और एक NADPH बन भी गया एक कार्बन को फिक्स करने में। लेकिन ATP तो है लगातार 2 ATP, देखो यहाँ पे एक ATP कंज्यूम हुआ है लेकिन उसको हम लोग 2 ATP मान करके चलेंगे। एक्चुअली वो एक ATP कंज्यूम हुआ है पर आपको मान के कितना चलना है? 2 ATP मान के चलना है, ठीक है। तो 2 ATP इसको कंज्यूम मान करके चलने का, बराबर। यहाँ पे 2 ATP कंज्यूम मान करके चलने का, क्योंकि 2 ATP से जितना एनर्जी मिलता है वो एक ही ATP से उतना ऊर्जा ले लिया, एनर्जी ले लिया तोड़ करके, उसके 2 फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ दिया, 3rd नंबर और 2nd नंबर फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ दिया, है ना। तो दोनों बॉन्ड बराबर एनर्जी देता है, मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं ये बात। तो ये 2 एनर्जी को बॉन्ड को तोड़ करके ये इतना ले लिया, ठीक है। तो 2 ATP इसको मान लेते हैं, 2 ATP का एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन ATP तो कहीं फॉर्मेशन हुआ नहीं है। तो एक कार्बन को फिक्स करने के लिए C3 साइकिल तो चलेगा ही चलेगा यहाँ पे, और एडिशनल क्या हो गया? 2 ATP हो गया। NADH की बात क्या बोल रहा हूं? NADH तो एक गया भी और एक बाहर भी निकला, तो NADH तो बराबर रहेगा जितना केल्विन साइकिल में थे। तो आप बताओ, पहले मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि अगर आप C3 साइकिल चलाते हो, प्लांट क्या करता है? प्लांट C3 साइकिल चलाता है, C3 साइकिल प्लांट के अंदर में चलता है बेटा, प्लांट्स के अंदर में चलता है। तो क्या होता है? एक कार्बन को फिक्स करने के लिए, 1 कार्बन को फिक्स करने के लिए 3 ATP, ठीक है, और 2 NADPH का एक्सपेंडिचर होता है, बराबर है ना। लेकिन अगर कोई प्लांट C4 साइकिल चलाता है तो 2 ATP और एक्स्ट्रा बढ़ गया, बराबर, 2 ATP एक्स्ट्रा बढ़ गया इधर, ठीक है। तो 3 पहले से, ये तो केल्विन साइकिल तो चलेगा ही चलेगा, तो इतना तो रहेगा। इसके अलावा और क्या हो रहा है? तो 2 ATP बढ़ रहा है, NADH तो बराबर है, देखो एक जा रहा है तो एक बन भी रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूं इधर कि अगर आप C4 साइकिल चलाते हो, C4 साइकिल चलाते हो और क्या करते हो? C4 साइकिल में 1 कार्बन को फिक्स करते हो, एक कार्बन का फिक्सेशन होता है, ठीक है। तो एक कार्बन को फिक्स करने में कितना ATP जाएगा? तो 5 ATP चला जाएगा। 3 तो पहले से था, 2 और बढ़ गया ना, तो 5 ATP, ठीक है। और NADPH बराबर 2 NADPH, बराबर 2 NADPH, सही है क्या? ठीक है। अच्छा, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने कार्बन को फिक्स करना पड़ेगा? तो 6 कार्बन को फिक्स करना पड़ेगा। तो एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 कार्बन को फिक्स करेगा। तो आप जानते हो C3 साइकिल में 6 कार्बन को फिक्स करने में कितना ATP? 6 से मल्टीप्लाई कर दो, NADPH में भी 6 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 18 ATP। 6 तरीका 18, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा, तो 18 ATP, बराबर। तो एक ग्लूकोज बनाने में कितना ATP का एक्सपेंडिचर होगा C3 साइकिल के द्वारा? इतना। NADPH कितना? तो 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये 12 है, NADPH आएगा, ठीक है। ओके, चलो यहां पे क्या करते हैं, 5 ATP जा रहा है एक कार्बन को फिक्स करने में,
तो आपको 6 कार्बन को फिक्स करना है, तो कितना जाएगा, 6 × 5 = 31, 6 × 5 = 30, 30 ATP बराबर, 30 ATP जाएगा। ठीक है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 12 ही रहेगा, ये जैसा कि बताया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो NADPH तो बराबर रहेगा, NADPH तो बराबर रहेगा। तो अगर C4 रास्ता से ग्लूकोज बनाओ तो 30 ATP खर्चा करना पड़ेगा, और C3 रास्ता से ग्लूकोज बनाओ तो क्या होगा, 18 ATP खर्चा करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, C4 प्लांट जो है वो C4 जो पाथवे है वो मोर एक्सपेंसिव है, ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है इसमें, ATP को ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, और इसमें कम एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव होता है इन कंपैरिजन टू द C3 के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, पर ये ज्यादा इफिशियंट होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें जो है वो C4 साइकिल नहीं, सॉरी, फोटो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम C4 प्लांट में नहीं होती है, C3 में होता है। तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, मोर एक्सपेंसिव है, और मोर इफिशियंट है। इफिशियंट मतलब ये ज्यादा ग्लूकोज बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। इसमें फोटो रेस्पिरेशन होगा तो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका, फोटो रेस्पिरेशन में 25% ग्लूकोज का लॉस होता है, वो लॉस इधर नहीं होगा, तो इधर ज्यादा ग्लूकोज बनेगा। तो इसलिए जो भी पौधे C4 प्लांट होते हैं उसमें कंपैरेटिवली ज्यादा ग्लूकोज है, जैसे कि शुगर कैन देख लीजिए, बीट रूट देख लीजिए, मेज का प्लांट देख लीजिए, ये सब C4 प्लांट के एग्जाम्पल है। ठीक है, सॉर्गम का प्लांट देख लीजिए, तो ये होता है। अच्छा, अब यहां से रेशियो पूछ सकता है कि बताओ ATP और NADPH, तो ATP और NADPH का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 ATP और 2, तो 3/2, तो कितना हो जाएगा बेटा, अगर पॉइंट में करोगे 1.5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ATP और NADPH का रेशियो पूछा कितना 5/2, तो यानी कितना होगा, 2.5 हो गया। अभी NADPH ATP का रेशियो करेगा तो उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप बनाइए, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को बताइए, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।